भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलाने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में, देखियो भाई मैक्सिको के। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई, 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप का बात भी नहीं करें। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आइयो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका। और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट कुछ तो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के लन्नू गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बालका की न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, यहाँ का सुराग नहीं ला रहा। हमारी नज़र में जो, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम में जिक्र किया, डंकी का लोगों को इलीगल भेज रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फैमिलियाँ मुतासर हो रही हैं। तो पहले तो बताइएगा कि डंकी कहाँ तक जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये थोड़ा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजूर अहमद भट्टी, ओपन स्काई मीडिया में खुशामदीद। नाज़रीन, मुबीन रशीद साहब हमारे साथ थे और उनसे हमने गुफ्तगू की, और उस इंटरव्यू में तो हमने एक जनरल डिस्कशन की थी उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, फिर उनके जो मीडिया एक्टिविटी हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने सोचा कि यार, जैसे हम जिक्र किया था उसके अंदर कि हम उनसे बात करेंगे इमिग्रेशन जो पॉलिसीज़ हैं मुल्क दुनिया की, कहाँ नरमे हैं, कहाँ सख्ती है, किस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ पे मूव हो सकते हैं, और आप अपना अच्छे तरीके से वहाँ पे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बैक एंड के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की दोबारा, तो मैंने कहा कि हम बैठ जाते हैं और इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मोबिन साहब, अगेन आपका शुक्रिया। थैंक यू वडी साहब। आप मुझे बताइएगा कि इस वक़्त हमारी नज़र में जो, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम में जिक्र किया, डंकी का लोगों को इलीगल भेज रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फैमिलियाँ मुतासर हो रही हैं। तो पहले तो बताइएगा कि डंकी कहाँ तक जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये थोड़ा बताइएगा। बट सर वो डंकी के ऊपर मेरा तो कभी प्लान था फिल्म भी बनाई जाए इसके ऊपर, ये इतना बड़ा टॉपिक है। फिर मुझे पता है एक शाहरुख खान की फिल्म आ गई डंकी ना, वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनाई गई है। लेकिन ये कि डंकी वाकई एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली इसको आप करें डंकिंग कह सर वो इसी वो मेक्सिको चलिए, बड़ी ओ जिग जी। एग्जैक्टली मैक्सिको से भी बहुत बड़ी लगी लगती है। बिल्कुल आपने सही कहा। कई बॉर्डर है, टर्की की डंकी बड़ी मशहूर है ग्रीस जाने के लिए, यूरोप चूंकि वहाँ से एंटर होने का बॉर्डर है। इस तरह आपको पता है फ्रांस के अंदर भी लोग एंटर होने के लिए, स्पेन में एंटर होने के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो ये पूरी दुनिया में चलती है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं करते, पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज करते हैं डंकी। और इसमें बड़ा सिंपल सा मॉडल है, गरीब मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के लिए वो डेस्परेशन में कोशिश करते हैं विदाउट वीज़ा, और उसको आप कह लें डंकी कैसे इस चीज़ के अंदर ना, वो अफ्रीकन भी करते हैं, वो मोरक्को के लोग भी करते हैं। जिस मुल्क ने किसी मुल्क पे हुकूमत की होती है ना, वहाँ पे उसका ड्रीम होता जाने का। अब आप देखिए पाकिस्तान से लोगों को जाने का शौक है यूके, क्योंकि यूके ने यहाँ पे 200-300 साल हुकूमत की, उनको पता है यहाँ पे लोगों के क्या मसाइल है, तो इसलिए वाले लोग बड़े डेस्परेटली वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। फ्रांस से जिन मुल्कों पर हुकूमत की, लोग फ्रांस बड़ा जाते हैं, आपके इल्म में होगा। स्पेन ने किया कुछ मुल्कों पर हुकूमत, पुर्तगाल ने किया कई मुल्कों पर हुकूमत, तो वो पुर्तगाल जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है दुनिया के अंदर। लेकिन उसके हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि क्या वाक़ई इस तरह जाना चाहिए, अपनी जान जोखिम को डालना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चूँकि इसमें शायद बड़ी बात है, बट सर मैं ख़ास तौर पे आपके मीडिया के दोस्त से बात कहना चाहूँगा कि जब कुछ कंट्री बहुत टाइट कर देते हैं अपनी पॉलिसी, वीज़ा नहीं देते, बहुत ज़्यादा लोगों को रिफ्यूज़ करते हैं, 100 में से 5 लोगों को वीज़ा देते हैं, तो फिर वो 95 लोगों के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? वो फिर अपनी जान जोखिम में डाल के रिस्क लेते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी वीज़ा पॉलिसी ज़रा सॉफ्ट कर दें, ज़रा बेहतर कर दें, ताकि ये इल्लीगल ट्रैफिकिंग ख़त्म हो जाए। या ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा ग्लोबलाइज़ेशन का, जो कि दुनिया की हो चुकी हुई है, कि लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि मसलन किसी मुल्क में आपको लेबर चाहिए, तो उनको लीगली कैसे आप एंटर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपका काम करेंगे 6 महीने, साल, 2 साल, एक मुश्किल वक्त में आपके ये मसला हल कर देगा। ये जो मेक्सिको से इलीगल लेबर जा रही थी अमेरिका के अंदर, ये कोई एहसान नहीं किया अमेरिका ने उनको जाने का। आप यकीन करें, ये मैक्सिकन जो है बड़ी लेबर ऑड जॉब आज भी करते रहे हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर। मैं चूँकि अमेरिका रेगुलरली जाता हूँ, टेक्सास का बॉर्डर लगता है, सबसे बड़ा बॉर्डर अमेरिका का जो है मेक्सिको से वही लगता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बेचारे सारे ऑड जॉब मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। और जब से ये ट्रंप ने पॉलिसी टाइट किया, बॉर्डर इंतहाई सख्त कर दिया, तो वहाँ का बिजनेस में बड़ा परेशान है कि उसके पास सस्ती लेबर अवेलेबल थी। ये कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, ये फैक्ट्री वेयर हाउस में काम कर रहे थे। अब वो लेबर कहाँ से आएगी? वो बेचारे अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस फिजिबिलिटी सारी खराब हो गई है कि पहले उनको अगर $12 में बंदा मिल रहा था, अब उनको $20 में बंदा मिल रहा है।
तो $8 पर आवर का अगर फर्क पड़ेगा एक बिजनेसमैन को सोचे उसके लिए कितना बड़ा मसला बन गया जी। तो वो तो अपना बिजनेस फाइंड अप करे क्योंकि बिजनेस फिजिबिलिटी सारी हिल रही है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है सवाई लाइन चीज के ठीक है। अब मुझे बताइए कि किसी मुल्क में लीगल तरीके के जाने के कौन-कौन से तरीके हैं? मुझे बताइए। जी, बट साहब बिल्कुल ये बड़ा बुनियादी आपने बात की। देखिए 4 बुनियादी तरीके हैं किसी भी दुनिया में मुल्क में जाने के लिए। नंबर 1 विज़िट वीज़ा है और कई मुल्क आपको अलाउ भी करते हैं कि विज़िट पे अपना वीज़ा चेंज कर लें। अक्सर कंट्री कहते हैं सिर्फ घूमने फिरने आए, बिज़नेस करें, लेज़र ट्रिप करें और वापस चले जाएँ। दूसरा जो बड़ा पॉपुलर तरीका है वो स्टडी वीज़ा है। वो भी आपके इल्म में है कि स्टडी के ऊपर जो है आप किसी मुल्क के अंदर जा सकते हैं और लेकिन उसके लिए यंग एज का बंदा आपको चाहिए होता है और बिल्कुल जैसे एफए बीए किया है, इंटरमीडिएट किया है, ये मास्टर डिग्री करने जाना चाहे वो फैमिली के साथ वो हो सकता है। नंबर 3 आपको तो फिर इमिग्रेशन आ जाती है। अब उस इमिग्रेशन में बेशुमार कैटेगरीज है। उस पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, आपको पता है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, वो भी आप प्रॉपर्टी बाय के कुछ कंट्रीज में अपना पासपोर्ट देते हैं ताकि आप उस पासपोर्ट के ऊपर दुनिया के कई मुल्कों में चले जाएँ। वो कैरिबियन आइलैंड भी है, यूरोप के पासपोर्ट आइलैंड है। फिर स्किल माइग्रेशन है, अगर आप में टैलेंट है, आईटी है, तो डिजिटल नोमैड वीज़ा है, पूरे यूरोप के अंदर काफ़ी चलता है। वो एक बड़ी ज़बरदस्त कैटेगरी है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। फिर बिज़नेस वीज़ा की बात आ जाती है। अमेरिका के अंदर भी स्पेशल एक बिज़नेस ट्रीटी वीज़ा है, उसको E2 वीज़ा कहते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिज़नेस के ऊपर जा सकते हैं। कनाडा ने भी इस तरह का बिज़नेस वीज़ा प्रोग्राम रखा है, पूरी दुनिया में वेलकम करती है। मैंने जैसे आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि बिज़नेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये बाल्कन स्टेट्स हैं, 13 स्टेट्स हैं टोटल ये बेसिकली बाल्कन स्टेट और ये तुर्की के बेसिकली असर रही हैं, लेकिन अभी सारी इंडिपेंडेंट स्टेट है। अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया जो तमाम स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा बड़ा अच्छा पोटेंशियल है और यहाँ अच्छी बात ये बड़ी साहब मैं खास तौर बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं जी बस पुर्तगाल, माल्टा या ग्रीस के अंदर 2 ढाई लाख 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी बाय करें तब आपको रेजिडेंस मिलती है। ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं, अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, कोसोवो हो गया, मोंटेनेग्रो, यहाँ आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर लें तो आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। टीआरसी मिल जाती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी 1 साल की, फिर वो आपकी पीआर में कन्वर्ट हो जाती है कुछ सालों के बाद। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ मैंने चेक किया सस्ते से सस्ता ज़ाहिर अगला सवाल आपको ये होगा साहब हमें कितना सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल, मैं अगला यही करना चाह रहा था। जी, और जो मीडिया के बंदे में ना आपको पता है मैंने क्या क्वेश्चन है। तो मैं ये चाह रहा था कि अब ये तो जो आपने गिनाए हैं जी। जो कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, ये तो ज़ाहिर है कनाडा के अंदर आप $2.5 लाख से स्टार्ट होता है, वो $5 लाख। यहाँ से आप $1 लाख यूएसए के अंदर लगाएं तो E2 वीज़ा बाकी जी, 5-10 लाख डॉलर तक जाता है वो। जी, तो लेकिन हमारे जो लोग हैं जिसके अंदर मिनिमम पे जा सकते हैं, जिसके ऊपर कम इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टाइम के ऊपर, जी, कोई ज़्यादा वो फॉर्मेलिटीज़ जो आइट्स की और ये सारी ना हो, जी, जी, तो वो मुझे 1-2 कंट्री बताइएगा जी। ताकि हम इस प्रोग्राम को उसमें करें, उसके बाद फिर हम अगले जी, जी। एपिसोड में जाएँ। बिल्कुल, भाई साहब बिल्कुल आपने बड़ा दुरुस्त कहा। वही जो बुनियादी मैं आपको बताना चाहूँगा ख़ास तौर पे बाल्कन स्टेट में जो मेरा अभी रिसेंटली जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और सस्ती आपको तो हमारे लोगों की ख़्वाहिश होती है और दूसरों का मसला इंग्लिश का भी है कि राइट्स ना करना पड़े, उससे बड़ी जान जाती है हमारे लोगों की। हालाँकि अच्छी भली अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, एमए इंग्लिश भी किया होता है, लेकिन राइट्स पे पास नहीं हो पाते। पता नहीं क्या वजह है हमारा ये बड़ा अजीब साइकोलॉजिकल मैंने मसले का। हालाँकि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया आप देखें, वहाँ यंग बच्चा 3 साल का 5 साल का बच्चा अंग्रेज़ी में फट-फट बातें करता है आपके साथ। बड़ा डिफरेंट कल्चर है उनका वहाँ पे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़रूर करना पड़ता है। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, तो आपको आ जाती है इंग्लिश, वरना इतना कोई मसला नहीं है। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मेन बात है कि ये जो बाल्कन स्टेट है, सर्बिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, हमने खुद यहाँ पे थोड़ा काम किया। इवन मैं बेलारूस से आपको बता रहा हूँ, अभी वहाँ पे मैंने देखा है। तो यहाँ 2 तरीकों से बड़ी आसानी से आपको रेज़िडेंसी मिल सकती है। नंबर 1 आप यहाँ पे कोई 15-20 हज़ार डॉलर या यूरो की भी कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें, जो कि मिल जाती है। साइडों पे ज़रा मेन जगह पे मिलेगी 15-20 हज़ार, कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। यानी पाकिस्तानी भी अगर लगाएँ तो 30-40 लाख रुपए के अंदर या 50 लाख रुपए, जिसे पाकिस्तान में भी घर नहीं मिलता 5 मरले का मेरा 50 कोई कहता मैं कह रहा हूँ 30, 25, 30, 40 लाख तो लोग डंकी नहीं दे रहे। क्या दगी का रेंट चल रहा है, ये एग्जैक्टली इसमें प्रॉपर्टी आप बाय कर ले। तो अगर आपको सस्ती से साइड में प्रॉपर्टी बाय कर ले, उसके अगेंस्ट आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात है। स्पेशली सर्बिया में हमारा ऑफिस है, बेलारूस के अंदर भी हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हम आपको करवा के देते हैं। नंबर 2 चीज़, अगर आप कंपनी बना लें और उससे थोड़ा सा बिजनेस प्लान लगा के मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझसे कंस्ट्रक्शन कंपनी बना लें, आपको आईटी कंपनी बना लें अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई टैक्सी कंपनी बना लें, फूड डिलीवरी की कंपनी बना लें, जो भी यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं, आपको पता है। कोई गैरेज खोल लें, कार मैकेनिक शॉप, कुछ भी आप ऐसा काम करें, गाड़ियों को रेंट पे करना शुरू कर दें। इस तरह कोई भी कंपनी आप बना लें, सर्बिया के अंदर भी, बेलारूस के अंदर भी, तो उसके अगेंस्ट भी आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और कंपनी की इतनी कॉस्ट भी नहीं है। 2-3 हज़ार डॉलर या यूरो के अंदर कंपनी सारा सेटअप करके आपको लोकल डायरेक्टर प्लस साल का ऑफिस प्लस अकाउंटेंट हर चीज़ मिल जाती है। कोई इतना मुश्किल नहीं है और उसके अगेंस्ट आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी टीआरसी और आप एज ए डायरेक्टर, चूंकि आप खुद उस डायरेक्टर कंपनी को ऑन करते हैं, इनिशियल डायरेक्टर लोकल बंदा होगा, वो आपको इन्विटेशन भेजेगा। यानी सर्बिया से आपको कंपनी का इन्विटेशन आएगा, बेलारूस से आपको इन्विटेशन आएगा, उसके अगेंस्ट आप ट्रैवल कर जाएंगे, आपको बिजनेस प्लान होगा, आपको वीज़ा लगेगा और फिर वहाँ जाकर अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लेंगे विद इन 60 डेज। तो ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, सस्ती कैटेगरी है, जिसमें आसानी से काम हो सकता है। यानी 5-7 हज़ार 8 हज़ार यूरो के अंदर आपका काम हो गया। दूसरा हाल है कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लें, उसमें भी आपका काम हो गया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, ये लोगों को पता ही नहीं बेचारों को। एग्जैक्टली लोग इन्फॉर्मेशन आई नहीं। अच्छा, इसमें आपकी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? बट सर बिल्कुल हम इसके अंदर जो भी कोई गाइडेंस चाहिए किसी बंदे को, जो क्लाइंट अगर चाहता है इस तरह करना, तो हम उसको कंपनी बनाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ ऑफिस
मौजूद है, लोकल डायरेक्टर, ऑफिस, अकाउंटेंट, कोई भी चीज़ चाहिए तो सारा हम अरेंज करके दे सकते हैं और ताकि लोगों का काम हो जाए। इसमें जो बंदा जा रहा है उसका बेसिक एक्सपीरियंस भी चाहिए उसको उस फील्ड का या नहीं? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने मुझसे सवाल किया। देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका उसमें एटलीस्ट इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तभी आपका काम होगा और आपने अपना सीवी ज़रा उसमें ऐड करना है। इवन कुछ कंट्री ने भी रिस्ट्रिक्शन रख दी कि अगर आपने कोई डिग्री वगैरह की हुई है, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। ज़ाहिर है आपको रशियन अगर नहीं भी आती, बेलारूस में आपको रशियन बोली जाती है, सर्बिया में लोकल उनकी सर्बियन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास इंग्लिश में तो कम्युनिकेशन करने का थोड़ा ज़रिया होना चाहिए। तो बाज़ को तो इंटरव्यू भी कर लेते हैं, यानी यहाँ पे एम्बेसी में आपको वहाँ से इन्विटेशन तो आ गया, अब जब यहाँ एम्बेसी में और आप बेसिक बात नहीं कर पा रहे, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते कि यू आर नॉट अ जेन्युइन बिज़नेसमैन। तो अगर आप लेबर पे जा रहे हैं या लेबर में नहीं जाना चाहते, तो फिर आप ये बिज़नेस करना सोचें। लेकिन अगर थोड़ा-सा आपकी अच्छी प्रोफ़ाइल है, आप थोड़ा-सा बेहतर ग्रूम कर गए हुए हैं यहाँ पे, तो आप बिज़नेस पे जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो है। तो अच्छा इसमें जो बेसिक मैं अगर पूछूँ आपसे तो एक तो लैंग्वेज का कोई मसला नहीं, थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, बिज़नेस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जो बिज़नेस आप ओपन कर रहे हैं। जी। और इसके अलावा वहाँ पे फिर रेवेन्यू क्या चांसेस क्या हैं, कितना अर्न कर सकता है अगर वो बिज़नेस कर रहा है, जी। प्रॉपर्टी के ऊपर तो ज़ाहिर है खुद रहेगा, फिर वो कहाँ से खाएगा? वो तो नहीं है, जी। तो बिज़नेस सेटअप के ऊपर आप कितनी अर्निंग हो सकती है, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, बच्चों की एजुकेशन और फैमिली मूव होगी, सही होगी? जी, बट सर बिल्कुल आपने कहा जब आपकी थोड़ी-सी मिनिमम इनकम अगर हो तो आपका आखिरी बात कि फैमिली मूव हो सकती है, वो मिनिमम इनकम हो तो पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 2 आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पे छोटा-मोटा आप खोखा भी लगा लें ना, चाय का खोखा लगा लें, जो शवारमे की शॉप बना लें, 15-20 हज़ार में बन जाती है, तो उसमें भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन की बात की, आप एक सिर्फ प्लम्बिंग की कंपनी बना लें, इलेक्ट्रिशियन की कंपनी बना लें, फ्लोर टाइलिंग की कंपनी बना लें, कोई भी एक स्पेसिफिक नीश लाइन पकड़ लें, उसी में बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ पेंट करने के लिए रंग करना शुरू कर दें आप मुफ्त जगहों पे जाके, उसी की सिर्फ कंपनी बना लें, उसका ही बहुत स्कोप है। तो आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपका एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर-सी बात जो कि यहाँ पे माशाल्लाह लोगों का काफ़ी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, दुबई, सऊदी अरब के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, और आपने उसकी बेस पे आपका वीज़ा भी लग जाएगा और प्लस आप जाके वहाँ पे काम टाइम पीरियड कितना लगता है उसमें और? ये कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, बड़ा क्विक प्रोसेस है, चूँकि हमारे बड़े डेस्परेट होते हैं, वेट तो करना जानते ही नहीं है। इज़िली वो तो ख़ास में आपको पेमेंट दे दें, वो तो आपके पीछे पड़ जाएगा कि उसको रात को नींद नहीं आती कि मैं सुबह फ्लाइट लेके चला जाऊँ वहाँ पे। तो उन लोगों के लिए है कि ये 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस हो जाता है। 45 डेज़, 60 डेज़ का टाइम है और बड़ा फास्ट ट्रैक है। इन दोनों कंट्रीज़ की बड़ी अच्छी बात ये है कि इस पे कोई भी चीज़ हेल्प हो तो इंशाल्लाह कोशिश करें। एजुकेशन बच्चों के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ, बट सर एजुकेशन बहुत अच्छी है, अभी यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छी है, बेलारूस के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ लोग एमबीबीएस करने बहुत जाते हैं। स्टडी का भी बड़ा अच्छा स्कोप है, अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहिए, इवन सर्बिया में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बॉस्निया के अंदर स्टडी का बड़ा अच्छा स्कोप है और इंग्लिश पे भी है एजुकेशन। अगर आप लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना चाहते, बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो वहाँ पे स्कूल अवेलेबल हैं और प्लस यूनिवर्सिटी वहाँ बड़े अच्छे लेवल की है और सबसे अच्छी बात है आप थोड़ा-सा वहाँ पे रह लें, आपको पीआर मिल जाती है और पासपोर्ट मिल जाता है। मैं बेशुमार पाकिस्तानियों को बोला जिनके पास बेलारूस का पासपोर्ट है, जिनके पास सर्बिया का पासपोर्ट है और 7 सालों बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए, भी अच्छी बात है। तो इसका मतलब है आप 7 साल आपको 8-9 सालों में अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है, व्हिच इज़ नॉट अ बैड डील। तो वहाँ पे बाकी फैसिलिटी मेडिकल की, एजुकेशन के बच्चों की? जी, वो फ्री है बिल्कुल, ये सारी जगह पे ऐसे ही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि मेडिकल एजुकेशन तमाम कंट्रीज़ के अंदर फ्री है। बात को कुछ कंट्री में थोड़ी बहुत इंश्योरेंस करानी पड़ती है आपको, मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी वजह से फ्री होती है और कुछ जगहों पे बगैर उसके भी फ्री है। तो इसलिए ये एक अच्छी बात है कि आपको एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से परेशान तो होने की। अगर आप अभी आज के पॉडकास्ट में यही कहें कि अभी 3 कंट्री जो है बेलारूस जी, और सर्बिया और मोंटेनेग्रो, जी। वो खूबसूरती बोले। जी, ये बड़े खूबसूरत जगह आपको और मॉन्टेनेग्रो में तो बहुत ज़्यादा चांस है कि शायद 2028 में यूरोप का पार्ट बन जाए। जो 31 चेक बॉक्स हैं उन्होंने पूरे कर लिए हुए हैं और सर्बिया भी ऑलरेडी क्यू के अंदर है। तो ये तमाम बाल्कन स्टेट जो कि यूरोप के बॉर्डर पे हैं और इनका बड़ा है कि जल्द से जल्द हम यूरोप पे एंटर हो तो जाएँ। ये आई मीन कि इज़ अ गुड चांस कि अगर आप इसे अप्लाई करें 2-3 महीने, 4 महीने में आप जैसे कि तो उसमें कर सकते हैं आप। एग्ज़ैक्टली। वेरी गुड सर, ये तो आज का पॉडकास्ट हमने 3 मुल्क कवर किए हैं जी, और बाकी तो देखिए स्किल इमिग्रेशन भी है वहाँ पे, जैसे वर्क परमिट वगैरह, मैं तो खैर इस हक में नहीं हूँ, जी, उसके ऊपर वीज़े नहीं लगते और सैलरी भी कम मिलती है। जी। तो उसमें वो भी लेकिन है कुछ फ्रेंच। जी, बट सब स्किल्ड और अनस्किल्ड जिससे आपने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर में कंस्ट्रक्शन में जाके लोग काम करते हैं, उसमें 500-600 यूरो सैलरी है और वो वाक़ई आपने सही कहा, कोई इतना आइडियल मैकेनिज़्म नहीं होता, लेकिन जो लोग डेस्परेट हैं, जाना चाहते हैं, वो चले जाते हैं और वो भी ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, खासतौर पे लेबर क्लास। अफ्रीका से बहुत लोग काम करने में मिला भी हूँ, चूँकि मैं इन मुल्कों में जाता रहता हूँ काफ़ी फ्रीक्वेंटली, आपको पता है हमारा ऑफ़िस भी है, तो वहाँ मुझे ऑड जॉब करते हुए लोग नज़र आए हैं। तो अगर तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आपको प्लस अकोमोडेशन भी देते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें कोई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं चाहिए और वीज़ा भी किसी हद तक लग जाता है, कुछ स्टेट में जिस तरह मैंने बताया लग जाता है आसानी से, कुछ जगहों पे नहीं लगता। खासतौर पे कंपनी जेन्युइन है, आपकी आगे जो एम्प्लॉयर है, वो जेन्युइन होना ज़रूरी है। और अगर कोई हल्की कंपनी है, किसी डमी आपको तो बना के इन्विटेशन भेज दिया, तो उसपे वीज़ा नहीं लगता। लेकिन अगर प्रॉपर आपका वर्क परमिट है, प्रॉपर कंपनी है, तो उसपे आपका बिल्कुल काम हो सकता है। अच्छा, अगर इस सूरत के अंदर 2-3 महीने में खुदा खास्ता अगर वीज़ा कोई उसे उसे कंपनी बना ली, वहाँ पे पैसे भी लगा दिए, लोकल पार्टनर भी ले लिया, जी।
तो इसके बावजूद भी वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है, तो उसकी अपील के चांसेस होते हैं या नहीं, क्या? जी, अपील तो बिल्कुल इन कंट्रीज़ के अंदर है, लेकिन अपील बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं होती, इसलिए हम इनिशियल स्टेज पे कोशिश करते हैं 99% एक्यूरेसी के साथ ही जमा करवाया जाए। क्योंकि फिर अदरवाइज़ बहुत कम हो जाता है, आपको पता है लंबा प्रोसेस बड़ा हो जाता है। जैसा होता है अभी तो 2 महीने में काम हो जाएगा, वो अपील बाज़ होता है कोर्ट में जाए या कोर्ट से पहले डिसीजन करे, एविडेंस माँगेंगे, तो वो 4-6 महीने लग जाते हैं, तो बड़ा लंबा टाइम वेस्ट हो जाता है और लोग इतना वेट नहीं करते। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, 99% एक्यूरेसी के साथ है और वर्स्ट सिनेरियो में जिस आपने बात की बिल्कुल खुदा ना करे रिफ्यूज़ हो जाता है और बंदा कहता है मेरे साथ मसला हो गया, तो आप वो कंपनी बेच भी सकते हैं। क्योंकि कंपनी तो आप ही की थी ना, आपने बनाई इन्वेस्टमेंट आपने ज़रा उसके अंदर की है, जो भी आपने पैसे पे किए हुए हैं, तो कोई ना कोई आपको बायर मिल जाता है। हो सकता है थोड़े से कम पैसे में आपको बेचना पड़े, बाज़ को सूद में होते हैं, लेकिन कंपनी अभी सब दुबई में लोग कंपनी बेच देते हैं, आपके इल्म में है। सेम हिस्सा दुनिया में जहाँ आपकी कंपनी होती है, आप उस कंपनी को सेल आउट करते हैं। यानी कि उसमें कहेंगे आप ज़्यादा लॉस नहीं होता, जी, अगर वो पेमेंट जो है ना वो वापस चली जाती है। जी। तो अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट जो आपकी, आप अगर मुझे डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं या वो कुछ चीज़ें रहने दें, क्लाइंट क्लियर से तो वो ऑलमोस्ट कंसल्टेंसी की अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट डाल के जी। वहाँ पे एक बिज़नेस स्टार्ट करने और या वहाँ प्रॉपर्टी बाय करने में टोटल कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट कितनी आती जी, कंपनी तो वैसे तो काफ़ी सस्ता फ़ॉर्मूला है, जैसे आपने बताया तो $4-5,000 या यूरो के अंदर काम होता है, जो मैंने इन कंट्रीज़ की 3 कंट्रीज़ की आपने जिस तरह बात की उसको होता है। प्रॉपर्टी जो मैंने चेक की, जो कम से कम जो आपको मुनासिब कोई घंटे डेढ़ की ड्राइव पे छोटा-मोटा होता है घर जो बिल्कुल सस्ता रेंज में मिल सकता है ना, वो 15 से $20,000 या यूरो आप कह रहे हैं मैंने देखा है वहाँ पे मिल सकता है। मैंने लोगों से रिसर्च भी की, चेक भी की कुछ प्रॉपर्टी जाके जो लिविंग वाली हों, जहाँ पे एटलीस्ट आप रहते हो और आप खुद नहीं भी रहते तो आपका यानी कोई टेनेंट रह सके, ज़रा किराए पे आप दे सकें। बाकी रूल में तो वैसे यही है कि आप खुद रहें उस प्रॉपर्टी के अंदर ना, तभी आपको उसकी बेस पे रेज़िडेंसी मिल रही है। है? सर बहुत शुक्रिया। आज 3 मुल्क कवर किए हैं, इंशाल्लाह आगे हम यूरोप के दूसरे कंट्री में जाएँगे, जो जो सीबीआई है जिसको सिटीज़न बाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके ऊपर भी हम डेफिनिटली बात करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, मोबिन रशीद साहब, आज हमने कोशिश की 3 मुल्क कवर किए और इंशाल्लाह आगे हम इनके साथ बैठ के बाकी 1-2 मुल्क और, जिसमें कनाडा भी, यूएसए भी, जो हाई स्किल इमिग्रेशन है उसको भी बात भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।